है कि हर बात पे एक तरह से शुल्क लगाया दिया जाते हैं कि सीट का तो है ही। अभी तो कुछ दिन पहले बोर्डिंग पास में भी शुल्क लगाया दिया गया था और पता नहीं ये कैप हटने के बाद और क्या क्या आ जाएंगे। हो सकता है कि एयरलाइंस में पहले घुसने का भी शुल्क लग जाए। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इस मामले में क्या कर रहे हैं कि सर्विस जहां पे खराब होते जा रहे हैं, जो प्राइसिंग है वो ऊपर जा रहे हैं, ये दोनों में एक बैलेंस लाने के लिए क्या करेंगे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री? पहले तो कौशिक, मैं आपके वक्तव्य के साथ पूर्ण रूप से असहमत हूं। अगर आप विश्व भर के सिविल एविएशन नागरिक विमानन के एयरलाइंस को देखें तो भारत की कॉस्ट लेवल्स, आई क्वालिटी ऑफ सर्विस लेवल्स, शायद विश्व में सबसे अत्यधिक या विश्व के सभी देशों के सबसे अत्यधिक देशों में से एक भारत है। क्वालिटी ऑफ सर्विस हमारी एयरलाइंस की बहुत जबरदस्त है। जहां तक आपने मुद्दा उठाया अलग अलग तरीके के शुल्क, हम लोग एक फ्री मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं और आपको जैसे विदित है कि नागरिक विमानन क्षेत्र एक अनरेगुलेटेड सेक्टर हो चुका है, डीरेगुलेटेड सेक्टर हो चुका है। तो एक डीरेगुलेटेड सेक्टर में सारे प्लेयर्स को एक अनुमति देना अपने प्राइसिंग बास्केट में, ये भी अनिवार्य है। कल अगर मीडिया एक डीरेगुलेटेड सेक्टर है और इंडिया टुडे पर एक नियम लागू हो जाए कि आप अपने प्रसारण पे ₹1 से ज्यादा नहीं चार्ज कर पाए, तो मुझे नहीं लगता कि आप इसके फेवर में होंगे। लेकिन जो आपने मुद्दा उठाया, दो महत्वपूर्ण, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो बोर्डिंग पास पर जो शुल्क की बात की गई थी वो हमने रिमूव करवा दिया है ऑर्डर के आधार पर। जब मेरा ध्यान आकर्षित किया गया उस पर, तो मैंने रिमूव किया। हमारी कोशिश ये है, जो कौशिक आपको समझना चाहिए कि हमारी कोशिश है कि सहूलियत और डिजिटलाइजेशन पर हम जरूर जाएं, पर हर यात्री के लिए वो सेवा बोर्डिंग पास की भी अनिवार्य है और उस पर चार्ज नहीं होना चाहिए। और इसलिए वो ऑर्डर हमने निकलवाया जिसके आधार पर बोर्डिंग पासेस पर अब चार्ज नहीं लगाया जाता। जहां तक दो महत्वपूर्ण मुद्दे आपने उठाए, एक जो मुद्दा आपने उठाया कि प्राइस बैंड्स, फेयर कैपिंग हमने हटाया। हाँ, हमें ये सोचना होगा कि फेयर कैपिंग हमने लाया क्यों। फेयर कैपिंग लाने के पीछे दो कारण थे। सबसे महत्वपूर्ण कारण था कोविड के वातावरण में जहां एयरलाइंस की कैपेसिटी 0 के करीब हो चुकी थी और उनके फिक्स कॉस्ट अभी भी उतने ही लेवल पे थे। उनके लीजिंग कॉस्ट, जब प्लेन सारे के सारे जमीन पर थे, तो उनको एक थोड़ा सेफ्टी नेट देने की जरूरत थी ताकि उनकी रेवेन्यू मिनिमम हो पाए। दूसरे तरफ हमारी ये भी कोशिश थी कि यात्रियों पर ज्यादा भार न पड़े, तो उस फेयर बैंड में एक लो बैंड भी था कि इससे कम आप चार्ज नहीं कर सकते, ताकि एक प्राइस वॉर ना हो कि कौशिक जाके 10 पैसे में बेच दे और राज जी को ₹1 में बेचना पड़े और उनका बिजनेस बंद हो जाए, क्योंकि प्रेडेटरी प्राइसिंग भी बहुत होती है हमारे सेक्टर में। तो एक फ्लोर हमने बना दिया था और उसी के साथ एक हमने हाइट भी बना दिया था कि इससे ज्यादा आपका फेयर चार्ज आप नहीं कर सकते। और मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि पिछले 10 महीने में जो फेयर बैंड हमने इंडिकेट किया था, उस फेयर बैंड के करीब 40-50% अंतर्गत ही फेयर्स चल रहे थे। और मैंने ये पहले दिन से कहा था कि आई एम अ बिलीवर इन अ फ्री मार्केट। I do not believe in regulating a sector that has been deregulated. And if I start regulating that, all of you at India Today will be the first ones to criticize me. So I am finding it very strange that when I have removed a regulation which should not have been there in the first place, it was only there because of COVID, उसके बाद भी आज आप बैठ के ये इस विषय पर हमारी चर्चा हो रही है। All our purses are hurting. मैं जानता हूं कि प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आपकी जो पहरेदारी होती है, अगर करो तो भी मरे, अगर न करो तो भी मरे, पर फिर भी मैं आपका प्रश्न जनसेवक के रूप में ले रहा हूं। और मैंने जो स्टेबलाइजेशन देखा है, स्टेबलाइजेशन के आधार पर मैं नहीं मानता कि अब वो प्राइस बैंड की कोई जरूरत है।
और खास करके एक डीरेगुलेटेड मार्केट में। हमारे मार्केट में इस बात की भी बड़ी खुशी है कि एक नई एंट्रेंट भी आया है, अकाशा एयर के रूप में एक नया एंट्रेंट, जो 20 साल केवल एयरलाइंस बंद होती रहती थी, अब पहली बार एक नए एयरलाइन का जन्म हुआ है। इसी के साथ जेट एयरवेज का एक पूर्ण जन्म भी होने वाला है। तो 20 साल में जहां हमने सुना है किंगफिशर, बाकी एयरलाइन सब बंद होती जा रही हैं, एक दो नए एयरलाइंस की जन्म होना भी एक शुभ संकेत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो 18.5 करोड़ 14.5 करोड़ हमारे यात्री 19-20 में होते थे नागर विमानन क्षेत्र से, आने वाले 5-10 सालों में अगर इसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय यात्री भी जोड़ें जो करीब 6 करोड़ हैं, तो कुल मिलाकर 20 करोड़, ये आने वाले 5-6 सालों में 40 करोड़ तक ये आंकड़ा जाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अमित, मैं बिल्कुल सवाल कर लेता हूं। और पहले मेरे सहयोगी कौशिक आपसे सवाल कर रहे थे सिंधिया जी, और आपने बड़े अच्छे से जिम्मेदारी से जवाब दिया। सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी है, दायित्व आपका था, आपने भी दायित्व का निर्वहन कर लिया। आसमान विमान के बाद अब मैं सियासी जमीन पर आ जाता हूं, और मेरा सवाल यह, ग्वालियर का एक कार्यक्रम याद आ रहा है मुझको। ग्वालियर के एक कार्यक्रम में, आध्यात्मिक कार्यक्रम में, जैन मुनि थे, उन्होंने भविष्यवाणी की, बड़ी भविष्यवाणी की आपके मुख्यमंत्री बनने को लेकर मध्य प्रदेश के। और उसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की होने लगी, क्या 2023 में ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में चेहरा होंगे बीजेपी का? इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए अमित, आप मुझे पिछले 20 साल से जानते हैं। बिल्कुल। और मेरे पूज्य पिताजी और मेरी आजी अम्मा राजमाता विजयराजे सिंधिया, मेरे पूज्य पिताजी माधवराव सिंधिया, हमारी सदैव पीढ़ियों से यही कोशिश और यही एक लक्ष्य और यही एक मैं अगर अतिशोक्ति न होगा अगर मैं कहूं कि हमारा एक यही मिशन है, और वो मिशन है जनसेवा, विकास और प्रगति। इन 3 पीढ़ियों ने कभी भी आपको ये मौका नहीं दिया कहने के लिए कि कुर्सी, आशा, अभिलाषा, एम्बिशन एक मूवर रही है कभी भी इस परिवार की। तो मेरा उद्देश्य है, राजनीति मेरे लिए एक माध्यम है, राजनीति स्वतः में एक अंत मेरे लिए नहीं है। जनसेवा मेरा संकल्प है और लक्ष्य है, और राजनीति केवल एक माध्यम है उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मैं आपका प्रश्न थोड़ा बदलूंगा कि आपकी जिंदगी में एम्बिशन क्या है, तो मेरी जिंदगी में भी आशा अभिलाषा है, और वो आशा अभिलाषा है कि मध्य प्रदेश के जन जन के दिल में मैं एक छोटा सा स्थान पाऊं, तो मैं अपने जीवन को सफल मानूंगा। Scindia ji, it's now 2 years since you left the Congress. How has the experience been with the BJP? Any regrets? And do you meet Kamalnath ji and have a chat with him, or you're not on talking terms? देखिए राज जी, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि मैं अपने अतीत पर मैं चर्चा नहीं करता, मैं अपने वर्तमान और भविष्य पे करता हूं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जैसे मैंने आपको कहा कि जनसेवा का मार्ग प्रशस्त और जनसेवा के प्रति एक कार्यकर्ता के रूप में पूर्ण रूप से संकल्पित होकर कार्य करने की एक वातावरण और एक मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मिला है, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी का आभारी हूं। जहां तक मेरे पूर्व मुख्यमंत्री की बात हुई, कमलनाथ जी का, वे मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनका आदर करता हूं, मान सम्मान करता हूं, और क्यों न जब भी हम मिले हम लोग सौहार्दपूर्ण व्यवहार के आधार पर चर्चा करें, विचार विमर्श करें। मानवता सबसे महान होती है राज जी, राजनीति सबसे महान नहीं होती। And finally, we've got only about 5 minutes left. Let's soar a little bit into the national scene in terms of civil aviation. Where do you see it go? What are the big things you are doing? 4 or 5 big things you're doing in civil aviation that could make the difference, or you'd see a revolution that's happening? देखिए, what I see happening now is that if you look at every industry, Raji, and you've seen every industry grow in India from a very close perspective, and every industry follows an S-shaped curve. And the bottom of the S is when an industry is in its nascency. So growth, the slope, the delta, the growth is at a very low rate.
And then you come to the mid portion where growth accelerates tremendously. And then when an industry attains maturity, again, the growth slopes off again. And I believe that we are at the beginning of the mid portion of the S-shaped curve as far as civil aviation is concerned. You're going to see exponential growth in this sector because the demand is there, and along with the demand, the point that Kaushik made, and I want to refute him once more, the cost levels have declined exponentially. You remember 15, 20 years ago, a round trip to Bombay, Delhi would end up costing you almost 2 lakhs of rupees. Today, that costs you, a round trip costs you 15, 20,000 rupees, or 30,000, 25,000 rupees. And therefore, with lowering of costs like we have seen in telecom, come huge volumes. And the industry moves from a low volume, high margin game to a high volume, low margin game. And similar is going to be the experience in civil aviation. Some numbers I gave out to you. When you have 14.5 crore domestic travelers, 6 crore international travelers today, I see that growing and doubling to 40 crores over the next 3 or 4 years. That talks of the potential. If you look at the fleet size in 13-14, we had only 410 aircrafts in India. We have close to 700 aircrafts in India, growing at a CAGR of almost 15%, almost 100 aircraft per year will be added to our fleets in the coming days. The third point, data point for you, from independence till 2013-14, we had only 74 airports in our country. In the last 8 years, we have built out 68 airports, heliports, and waterdromes, taking the number to 141. I see that number growing to almost 220 airports, heliports, and waterdromes over the next 3 to 4 years. So therefore, the ecosystem of civil aviation today is ready to be implanted firmly in India, within India, which was not the case before. What does that mean? That means FTOs, flying training organizations, will be on the rise. We have 34 today. By the end of next year, I propose to raise that to close to 49. 4 have already started operations, 2 in Kalburgi, 1 in Jalgaon in Maharashtra, and 1 in Kaushik's home state in Lilabadi in Assam. And I see that growing to 49 by the end of next year. Also, I see MROs growing in India. It's close to a 2,500 crore industry, of which almost 85% goes abroad in terms of engine servicing. You've heard the announcement by Safran that they will be investing $150 million in Hyderabad at a facility to be set up where almost 1,000 engines will be serviced on an annual basis. So I see many more MROs being set up in India. Along with that, the new technology which the PM has championed, which is the drone technology. That is going to take off tremendously in India. We've got a PLI scheme which is almost double the turnover. That turnover, let me indicate to you and your viewers, which was 66 crores in fiscal 2021, has almost grown to 300 crores in fiscal 21-22, almost 3.5x within the period of 1 year. That's the kind of growth you're going to see all across the ecosystem of civil aviation. And I would be not exceeding my brief when I tell you that I look at civil aviation becoming the bulwark of transportation in India in the days to come. Final question, Scindia ji, and there's a lot of young entrepreneurs in this audience. You talked about drones and freeing up the airspace. Where do you see this go? What is the opportunity you see in the business of drones? Well, the business of drones has to be divided, Rajji, into 2 distinct areas. One is the manufacturing of drones, and the other is the what we call DRAS, drones as a service. As far as the manufacturing of drones are concerned, there are 2 very clear areas which have tremendous potential in India. One is the manufacturing of the drone itself. And now that we've banned import of drones, you're seeing drone companies mushrooming up across the country that are going to be manufacturing drones. The second is the software that goes into a drone. And it's a huge opportunity for the software industry because every service that a drone is put to use has a different software that is required for it. And so the software element, which is the brain of the drone, there is tremendous opportunities for that as well. Now, when you come to drone as a service, the great thing that the government of India under PM stewardship has done is that I believe that there are 3 legs that any new industry stands on. The first is policy making, and we were very robust in our policy making by announcing the new scheme,
4 drones putting across the airspace map within a period of 30 days, which was a record across India, and putting in place many other policy steps that are required. The second was the incentivization, which came with the PLI scheme. For an industry with a revenue of 60 crores, we had an incentive scheme over 3 years of 120 crores, which really gave a fillip, and there are 23 industries already that have gotten certification under the PLI scheme as we speak, within a period of 5 months. The third is creation of demand. And Government of India itself has created demand across 15 ministries, where all activities will be undertaken by drones. So case in point for you is Swamitwa, where all the Satbara extracts or the land records are being created by drones across the country today. Case in point for you is agriculture, where spraying of pesticides, spraying of seeds is being done completely by drones. Case in point for you is minerals and mines, where excavation and looking at shafts and new opportunities and safety issues are being looked at drones. So there are many possibilities. The possibility as far as the drone is concerned is immense across the country. And I look at this becoming an employment driver of, I would say, close to 4 to 5 lakh individuals. Because when you go to a drone school, it takes 2 months for you to get certified. And with that certification, you can earn a salary of close to 30,000 rupees per month. And you need to be only a 10th class pass to be able to become a drone pilot at the age of 16 years. So the possibilities for our youth are tremendous. And I look at this sector becoming a huge growth enabler in the days to come. Scindia ji, thank you very much for this erudite, articulate, great clarity and lucidity which you spoke with. There is an audience here that would like to give you a very warm thank you and welcome for this thing. And we look forward again to having you again at the India Today conclave, not only in Madhya Pradesh but elsewhere as well. Thank you very much. Thank you so much, Raj. Thank you, Kaushik. And thank you, Amit. बहुत धन्यवाद. जय हिंद. अगले सत्र की हम बात करते हैं और वो है मध्य प्रदेश की उस विषय से जिसका हमने कहा कि मध्य प्रदेश को पुरस्कार मिलता है कृषि क्षेत्र, और कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश में आखिरकार क्या संभावना है, क्या मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में